अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हसीबा खातून, लेक्चरर फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज, सब्जेक्ट उर्दू। आज से पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे उसका उन्वान था आप बीती। आप बीती क्या है ये हम लोग जान गए हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है इस आबाद खराबे में। ये एक आप बीती है मुसन्निफ़ अख्तरुल ईमान का। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात को इसमें इस आप बीती में बयान किए हैं। वो कहते हैं कि उनको उनके वालिद साहब अमामत करते थे और जिसकी वजह से उन्हें कभी एक जगह रहना नहीं हुआ। हमेशा आज यहाँ तो कल वहाँ, आज इस गांव में तो कल उस गांव में उनको जाना पड़ता था अपने वालिद साहब के साथ। उनकी वालिदा मायके भी चली जाती थी तो वो अपनी अम्मी के साथ मायके यानी कि नानी के घर वो नहीं जाता था। उनके वालिद साहब अख्तरुल ईमान का पढ़ाई ख़राब ना हो इसलिए वो उन्हें अपने साथ ले जाते थे जहाँ भी जाते थे। इस तरह से कोई एक जगह उनका ऐसा तालीम हासिल वो नहीं कर पाए कि एक जगह किसी एक तरह का तालीम हासिल मुकम्मल कर सके। कभी कुरान हिफ्ज़ करने में लग जाते हैं, कभी स्कूल में पढ़ते हैं। इस तरह से उनका तालीम चलता रहा। जहाँ जाते हैं वहाँ इनको चेंज करना पड़ता। एक दफ़ा का ज़िक्र ये बताते हैं कि इनको याद नहीं है कि कितनी रात हो गई थी, कितनी रात गुज़र चुकी थी। ये कहते हैं कि जब हम अब्दुल्लापुर जमनानगर स्टेशन पर उतरे थे तो प्लेटफार्म में लगी हुई मिट्टी का तेल के लालटेन उजाला करने की कोशिश कर रही थी। यानी कि स्टेशन में बिल्कुल अंधेरा था और लालटेन जल रहा था जिससे कुछ उजाला करने की कोशिश कर रही थी। इसके मानी क्या हुआ कि बहुत कम रोशनी दे रही थी। इसके बावजूद भी गिर्द व पेश पर अंधेरा गालिब था लालटेन जलने के बाद भी। कहते हैं अख्तरुल ईमान के मेरे पास एक टीन का संदूक था जिसके बनावट ऐसी थी जैसे जिसमें औले पड़े हो। यानी कि बहुत पुराना संदूक था और संदूक कहीं पर से चिपटा और ऊंचा नीचा इस तरह से हो चुका था। वो जगह जगह से उठा हुआ था। अब्बा ने वो संदूक मेरे सर पर रख दिया और बाकी सामान खुद उठा लिया और हम स्टेशन से बाहर निकलकर बगैर कोई सवारी लिए एक लंबी सड़क पर चल खड़े हुए। कहते हैं कि इनको पता भी नहीं था कि ये कहाँ जा रहे हैं, बस एक लंबी सड़क पर चल पड़े। पिछला गांव हम जहाँ से चले थे इसका नाम कम्बासी था। अख्तरुल ईमान कहते हैं कि जिस गांव से चले थे उसका नाम कम्बासी था। इस गांव के बारे में ऐसी कोई तफसील नहीं जो दिलचस्प हो जिसे वो बताना चाहें। वह जिस घर में ये कहते हैं कि हाँ जिस घर में ये रहते थे सुनने में आया है कि उस घर में आसेब था, शैतान का साया था। और जब इनके छोटे भाई पैदा हुआ था जो तकरीबन हफ्ता भर या 15 दिन ज़िंदा रहकर मर गया था। इसे कुछ याद है क्योंकि ये खुद छोटे थे। अपने इस छोटे भाई से इन्हें इतना लगाव था कि ये कहते हैं कि उनकी कब्र पर ये चला जाता था और वहाँ बैठे रोता रहता था। बस्ती का कोई अगर उधर से गुज़रता और इन्हें देखता बैठकर रो रहा है तो वो इन्हें वापस पकड़कर घर ले आते थे। तो इनके अभी मैंने बताया कि इनके वालिद साहब का अमामत का पेशा था। उन्होंने मजहबी तालीम सहारनपुर में हासिल की थी
बहुत अच्छे कारी थे इनके वालिद साहब, उन्हें देहात बहुत पसंद था। इमामत के अलावा मस्जिद के सहन में मकतब भी चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, जहाँ देहात के हर उम्र के लड़के लड़कियाँ पढ़ने आते थे। ये देहात जिसमें अख्तरुल ईमान कहते हैं कि ये देहात जिसमें मेरा बचपन गुजरा, ज़्यादातर वहाँ पे मुसलमान आराइयों और राजपूतों के थे। इन देहातों का और मेरा बड़ा ज़हनी ताल्लुक़ है। कहते अख्तरुल ईमान आगे कि मैं बचपन से अकेला हूँ। वालिद जब अपने मैके जाती थी तो मैं वालिद के पास रहता था। मेरी तालीम का हर्ज ना हो इसलिए वालिद अपने साथ मुझे रखते थे। मेरी तालीम का तस्वुर इनके जहन में वही था, यानी कि इनके वालिद साहब वही चाहते थे कि जैसे वो खुद इमामत का पेशा अख्तियार किए हैं, उनका बेटा अख्तरुल ईमान भी बड़े होकर इमामत का पेशा अख्तियार करे। खाना बदोशाना ज़िंदगी जो मेरे वालिद ने अख्तियार कर रखी थी, इसने कभी मुझे एक तरह की तालीम पर नहीं जमने दिया। ये कौन कह रहा है? अख्तरुल ईमान कह रहे हैं। तो आगे कहते हैं कभी सरकारी स्कूलों में दाखिल कर दिया जाता था, कभी कुरान हिफ्ज़ करने पर लगा दिया जाता था। इन तस्वीरों में जिनका ताल्लुक़ मेरे ज़हनी पस मंज़र से है, एक तस्वीर मेरे जहन में बहुत वाज़िया है। कहते हैं कि उस वक्त तो ये छोटे थे, लेकिन बहुत कुछ तो याद नहीं है, लेकिन एक तस्वीर इनके जहन में बाखूबी इन्हें याद है। और कहते हैं कि कहते हैं कि एक बैलगाड़ी के पास खड़ा हूँ, ये एक बैलगाड़ी के पास खड़े हैं और अब ये लोग एक गांव छोड़कर दूसरे गांव जा रहे हैं। अख्तरुल ईमान कहते हैं कि हम एक गांव छोड़कर दूसरे गांव जा रहे हैं, हमारा सारा सामान बैलगाड़ी में लादा जा रहा है और मैं ये मंज़र बड़ी बेबसी से देख रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि वो गांव छोड़कर ये जाए, क्योंकि इस गांव से उन्हें बहुत लगाव था और उन्हें वहाँ रहना पसंद था, क्योंकि वहाँ की तरह तरह के फूल और पेड़ पौधे, जौहर में खिले कमल और नीलूफ़र के फूल इन्हें बहुत पसंद है। और कोयल का कूकना, ये सब मैनाएँ जो इधर उधर उछल कूद करते उड़ते, ये सब इन्हें बहुत पसंद है और ये नहीं चाहते थे कि इस गांव को छोड़कर ये जाए। बेबसी इसलिए कि मैं ये गांव नहीं छोड़ना चाहता था, इनका कहना है। इस गांव का नाम था रुकड़ी। यहाँ बहुत से जौहर थे और इन्हें यहाँ रहना बहुत पसंद था। पपीहे बोलते थे, हरे हरे जंगलों और खेतों में हिरनों की डारें कलीले करती दिखाई देती थी। इस तरह से इनको ये गांव छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी बेबस होकर बैलगाड़ी के पास खड़े होकर अपने सारे सामान को लदाते हुए ये देख रहे थे वहाँ पर खड़े होकर। शमाएँ थी, लाल थे, जो मौसम की तब्दीली के साथ रंग बदलते थे। ये सब बहुत याद इनको आती हैं उस गांव, रुकड़ी गांव का, कि वो वहाँ किस तरह से इनको अच्छा लगता था। ये सब वो याद करते हैं। यही वो गांव रुकड़ी था जिसे छोड़कर हम कमबासी गए थे। ये कौन कह रहा है? अख्तरुल ईमान कह रहे हैं कि वो रुकड़ी गांव को छोड़कर कमबासी गए थे। अब्दुल्लापुर जमुना नगर से चलकर हम जगाधरी पहुँचे। कहते हैं कि अब्दुल्लापुर जमुना नगर से छोड़कर ये जगाधरी पहुँचे। शहर के बाहर सड़क किनारे एक चौकी थी, जो चौकीदार था। अब इनके अब्बा से उनकी कुछ अनबन हो गई। इनको पता नहीं कि क्यों हुई, लेकिन शायद इनके अब्बा वहाँ पर रुकना चाह रहे थे, रात गुजारना चाह रहे थे, और चौकीदार जो था वो नहीं चाह रहा था कि ये वहाँ पे रात गुजारे, इसलिए दोनों में कुछ अनबन हो गई। तो इनके वालिद साहब वहाँ पर रुके नहीं, फिर वो वहाँ से पैदल ही फिर आगे को निकल गए। इनके अब्बा एकदम से बिगड़ गए थे और वहाँ रात गुजारना चाहते थे। इस झगड़े के बाद उन्होंने वहाँ रात गुजारने का इरादा
तुर्क कर दिया, ख़त्म कर दिया और दूसरी सिंध जाने वाली एक कच्ची सड़क पर मुड़ गया। रात चांदनी थी। कच्ची सड़क पर थोड़ी देर चलने के बाद एक बड़ा तालाब आया। तालाब के किनारे रुक गए। आगे तालाब से गुज़र कर जाता था। अब तालाब से गुज़र कर जाना था तो थोड़ी दिक्कत तो थी। तो अब्बा ये कहते कि अब्बा मुझे कहे कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इनके अब्बा जो थे एक लाठी ले लिए और वो लाठी से तालाब को आगे नापते नापते चल रहे थे। पीछे पीछे अख्तरुल ईमान चल रहे थे और तालाब में उतरने के बाद और धीरे धीरे लाठी से पानी नापते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। तालाब से गुजरने के बाद रास्ते में 2-3 बाघ पड़े, मगर इनके वालिद साहब वहाँ पर नहीं रुके। इसके बाद एक कांच का जंगल आया, मगर वो चलते रहे। जंगल के बोलते सन्नाटे, यानी जंगल में बहुत सन्नाटा था, सन्नाटा छाया हुआ था। सन्नाटा और सन्नाटा, सन्नाटा के सिवा कुछ नहीं। रुक रुक कर कहीं कहीं पर से कभी कभी आसपास गिद्धड़ों की बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बहुत देर चलने के बाद फिर एक जौहर आया, जिसके दाएं तरफ कांस का जंगल था और सामने एक बाग। इनके वाले साहब बाग में सामान रख दिया और एक चादर निकालकर वहाँ पर बिछा दिया और कहा सो जाओ। चूँकि ये लोग थके हुए थे, लेटते ही सो गया। इस तरह से ये जगह जहाँ अख्तरुल ईमान कहते हैं कि ये जगह जहाँ हमने रात गुजारी, वो सुबह उठने के बाद पता चला कि यह कब्रिस्तान था। चूँकि रात थी, पता नहीं चला क्या है नहीं है। जब ये सुबह उठे तो देखे कि वो एक कब्रिस्तान था। कम्बासी से हम जिस जगह के लिए रवाना हुए थे, इसका नाम सिख मदरसा था। जहाँ इन लोग को जाना था वो सिख मदरसा में जाना था। तो इनके वाले साहब एक राहगीर से पूछे कि सिख मदरसा कहाँ पे है, तो वो बताएं बस यहीं पे पास में ही थोड़ा सा आगे है। जहाँ पर ये रुके थे ये लोग, वहाँ से कुछ दूरी पर सिख मदरसा था। वो बाग जहाँ ये लोग रात गुजारे थे, सिख मदरसा के बीच वही कांस का जंगल जिसका अख्तरुल ईमान ने जिक्र किया। इस बाग से थोड़े फासले पर एक गांव था जिसका नाम सिख था और इस वजह से उस मदरसे के नाम सिख मदरसा पड़ा। थोड़ी देर बाद ये लोग सिख मदरसा पहुंच गए। सिख मदरसा दरअसल एक यतीम खाना था, जो एक बगैर छत की मस्जिद और चंद फूस के छप्पर थे। सिख मदरसा एक यतीम खाना था और बगैर छत की मस्जिद और चंद फूस के छप्परों पर मुश्तमिल था। इस सिख मदरसा के चलाने वाले यानी कि मुहतमम और रूह रवा हाफिजुल्लाह दया नाम के एक साहब थे। बातचीत में तो अच्छे थे और अदाब व एतबार भी ठीक ही था। ठीक इंसान थे अदाब व एतबार के लिहाज से, यानी कि तौर तरीके भी उनके अच्छे थे। इस मदरसे में 30-35 लड़के थे। यहाँ दीनी तालीम का इंतज़ाम भी था, जहाँ न सिर्फ मदरसे के लड़के पढ़ते बल्कि बस्ती के लड़के और लड़कियाँ भी पढ़ने के लिए आते थे। ये मदरसा जंगल के बीचों बीच था, जिसके 2 तरफ खेत थे, तीसरे तरफ आमों का बाग और सिख बस्ती और चौथी जानिब कांस का जंगल। बहुत बड़ा जंगल था कांस का, जिसके एक सिरे से एक बहुत बड़ी झील थी, जिसके पानी में मगरमच्छ
तैरते दिखाई देते थे, जो कभी कभी किनारे पर भी आ जाते थे और धूप में लेटे रहते थे। झील का बेशतर हिस्सा पटेर के झुंड से पटा हुआ था और यहाँ पे मुर्गाबी और चहे का शिकार भी होता था। शिकारी आते थे, ख़ास तौर पर अंग्रेज़। सर्दियों में जब कांस का जंगल फूलता था, बहुत अच्छा लगता था। कुछ रोज़ साथ रहकर इनके वालिद साहब वहाँ से चले गए। बाद में पता चला कि उन्होंने अमामत का पेशा तुर्क कर दिया और मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा करने लगे। मदरसे के लिए चंदा गांव-गांव घूमकर करते थे। हाफिज़ुल्लाह दया भी ज़्यादातर यही काम करते थे और गर्मियों में चंदा इकट्ठा करने के लिए ये लोग शिमला चले जाते थे। यहाँ फिर कुरान हिफ्ज़ करने लगे। अख्तरुल ईमान जब यहाँ पर आए मदरसा में तो कुरान हिफ्ज़ करने लगे। जाने से पहले एक दिन इनके अब्बा ने इनसे नमाज के बारे में पूछे। इन्होंने बताया कि हाँ, मुझे आती है नमाज पढ़ना। कहने लगे सिख मदरसा चंदे के रुपये पर कम चल रहा था। सिख मदरसा जो है चंदे के रुपये पर कम चल रहा था और अल्लाह की मर्ज़ी और तवक्कल पर ज़्यादा। कहने का मतलब कि बहुत कम पैसे होते थे जिससे मदरसा चलता था और बच्चे ज़्यादातर भूखे रहते थे। एक टाइम अगर खाना मिल गया तो बहुत है। ज़्यादातर बच्चों को खाने का इंतज़ार करना पड़ता था। रातों की अफ़ज़ाइश, ये लोग रातों को खाने को कुछ नहीं होता था तो कुरान ख़वानी करते थे, कुरान पढ़ते थे भूखे पेट। जब कई दिन तक आसपास के गांव से कोई दावत या और कुछ खाने को नहीं आता था तो लड़कों को सुबह सुबह उठा दिया जाता था और उन्हें कुछ कंकड़ियाँ देकर इन्हें पढ़ने के लिए कहा जाता था, जिन पर वो कुरान की सूरह की कई बार पढ़कर दम किया करते थे। ये कहते कि कौन सी सूरह हम लोग पढ़ते थे वो मुझे याद नहीं है। एक तो बचपन और दूसरा क्या गरीबी और फिर ऊपर से पढ़ना, कितना याद रखते हैं। कुछ दिन बाद इनके अब्बा वापस आ गए, अम्मा भी आ गई, वालिद वालिदा दोनों वापस आ गए। एक रात इनकी अम्मी जो है वो सोई हुई थी तो एकदम हड़बड़ा कर उठ गई। होता क्या है कि जब हड़बड़ा कर उठी और उन्हें ऐसा लगा कि उनके सीने में कुछ रेंग रहा है तो वो झटक करके फेंकी। इनके वालिद साहब फिर लालटेन जलाएं तो देखते क्या है कि छोटा सा सांप था। चूँकि एकदम जंगली इलाका था, वहाँ इस तरह से बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े जानवर रेंगता था। और फिर एक रात क्या होता है ये बताते हैं अख्तरुल ईमान की। एक रात चूल्हे के पास से ये लोग बैठे खाना खा रहे थे तो देखते कि अचानक चूल्हे के पास एक बहुत बड़ा सांप निकला और तेज़ी से दूसरी तरफ चला गया और गायब हो गया। इसके अलावा और भी यादें हैं जिनमें वो दो अहम ये हैं कि एक लाली का सर और दूसरे बरसात के कीड़े। अख्तरुल ईमान कहते हैं कि और भी बहुत वाक़यात है, लेकिन दो बहुत अहम वाक़यात हैं जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा। अपनी आप बीती में वो बताना चाहते हैं। दो अहम वाक़यात, एक लाली का सर और दूसरे बरसात के कीड़े। कहते हैं कि सिख मदरसा में दो भाई बहन पढ़ने आए थे। दो भाई बहन पढ़ते थे। लड़के का नाम तो उन्हें याद नहीं था, लेकिन लड़की का नाम लड़की लाली थी और वो वहाँ पर सबसे छोटी थी, इसलिए मदरसे के सारे बच्चे उन्हें बहुत लाड़ और प्यार करते थे। वो किसी बैरे
का या वहाँ कोई काम करने वाले के बच्चे थे दोनों, जो शिमला में काम करता था। उन्हें हाफिज़ुल्लाह दया ले आए थे। लाली बहुत छोटी थी, इसलिए उसे सारे लोग वहाँ पर, सारे बच्चे भी बहुत लाड व प्यार से रखते थे। एक रोज़ जब ये लोग सोकर उठे तो देखे कि लाली नहीं है। ये लोग परेशान हो गए कि लाली आखिर गई कहाँ, कहाँ जा सकती है। ये लोग पूरे मदरसे को छान मारे, कहीं पर वो उस बच्ची का पता नहीं चला। बहुत ढूंढने के बाद मदरसे से के बाहर कुछ दूरी पर जाकर ये लोग देखते हैं कि लाली मिली, लेकिन किस हालत में। लाली के कपड़े खून से सने हुए थे और कुछ हड्डियाँ और खोपड़ी वहाँ पड़ा मिला। कुछ हड्डियाँ और कपड़े खून से लथपथ और खोपड़ी पड़ी मिली वहाँ पे उस जंगल में। इस लगता है शायद इसे लकड़बग्घा उठाकर ले गया होगा। हर तरफ जंगल होने के वजह से रात को भंगे पतिंगे बहुत आते थे, और जब खाना खाने ये लोग बैठते तो अक्सर दाल में कीड़े मकोड़े पतिंगे गिर जाया करते थे, जो बहुत बदबू देता था। और इनकी बू इतनी तेज़ और ख़राब थी कि अब तक अख्तरुल ईमान कहते हैं कि मेरी नाक में बसी हुई है। कुछ मुद्दत बाद अब्बा और हाफिज़ुल्लाह दया में इख्तलाफ हो गया। यानी कि थोड़ा झगड़ा हो गया। इसकी तफसील इन्हें याद नहीं है मालूम, मगर इन्हें याद नहीं है तफसील मालूम, मगर इस इख्तलाफ में नाबीना हाफिज़ का कहते हैं कि शायद नाबीना हाफिज़ एक वहाँ थे, उन्हीं का हाथ हो इस झगड़ा कराने में। इस वाक़े के बाद सिख मदरसे से हमारा सिलसिला मुनक़ता हो गया, यानी ख़त्म हो गया। अख्तरुल ईमान कहते हैं कि उसके बाद वहाँ से हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया और हम रहने के लिए सिख बस्ती चले गए। ये लोग सिख बस्ती चले गए। सिख बस्ती में 50-60 घरों के एक गांव था, जिसमें ज़्यादातर यानी 50-60 घरों का एक छोटा सा गांव था। वहाँ रहमतुल्लाह नाम का एक शख्स था, जिसने अपनी हवेली का एक हिस्सा इन्हें रहने के लिए दे दिया था। सिख से 1.5 मील के फासले पर एक सिख मदरसे से ये अख्तरुल ईमान कहते हैं कि मेरी तालीम का मतलब ढर्रा फिर बदल गया, क्योंकि मदरसे से हटने के बाद इनका फिर से चेंज हो गया पढ़ने का तरीका। सिख मदरसे में कुरान हिफ्ज़ कर रहा था, मगर सिख बस्ती में आने के बाद इनके वालिद साहब इन्हें सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया। सिख से 1.5 मील के फासले पर एक पुराना कस्बा था जिसका नाम बोड़िया था। वहाँ एक मिडिल स्कूल था। पढ़ने के लिए वहाँ जाने लगा। मदरसे करीब एक महलनुमा या महली था। इन्हें किसका था ये पता नहीं। बाद में इसको मालूम हुआ कि ये बिरबल का महल था। बहुत साल बाद मालूम हुआ इसे कि वो बिरबल का महल था। कस्बा बोड़िया भी बहुत कदीम बस्ती मालूम होता था। जगह जगह पुराने मकानात थे। किसका था नहीं मालूम। अख्तरुल ईमान कहते हैं कि किसका था नहीं मालूम। बहुत साल बाद फिर इन्हें ऐसा महसूस होता था ये शहर ज़रूर किसी कदीम तहज़ीब का हिस्सा है। अभी साल पहले मैंने अखबार में पढ़ा, वहाँ खुदाई हुई 2-3 सदी कबल मसीह की तहज़ीब के आसार मिले। 2-3 सदी कबल मसीह के तहज़ीब के आसार मिले। ये कौन कह रहा है? अख्तरुल ईमान कह रहे हैं कि अखबार में ये पढ़े थे हाल फिलहाल के खुदाई में 2-3 साल पहले जब खुदाई वहाँ पर हुआ था तो
2-3 सदी कबल मसीह की तहजीब के आसार मिले हैं। सिख बस्ती से निकलते ही दाएं बाएं आमों के बाग थे और बीच में कांस का जंगल। बोरिया का रास्ता इसी जंगल से होकर गुजरता था। ये इसी कांस के जंगल का सिलसिला था जो सिख मदरसे के इर्द गिर्द फैला हुआ था। मार्कंडी नदी इस जंगल को छूती हुई गुजरती थी। पानी सिर्फ बरसात में ही होता था, बाकी दिनों वहाँ पानी नहीं, सिर्फ रेत ही रेत होता था। ये कहते हैं कि जब ये पढ़ने जाते थे तो धूप में रेत, बहुत गर्म रेत से इनके पाँव जलते थे, लेकिन धूप इतना नहीं जलाती थी जितना सर्दी जलाती थी। सर्दी में रेत बिल्कुल ठंड होती थी और जिससे इनके पैर ज़्यादा, कहते हैं कि धूप से ज़्यादा मुझे सर्दी में उस रेत से जलन होती थी। कहते हैं कि मुझे अक्सर ऐसा एहसास होता था जैसे इस बस्ती में कई जन्म गुजारे थे। कितना उतार चढ़ाव देखा और भुगता, जैसे मुफ्त खवा तय किया हो। क्या कहते हैं? अख्तरुल ईमान कहते हैं कि मैं बहुत उतार चढ़ाव देखा हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपने बचपन से लेकर अब तक। तो अख्तरुल ईमान जो मुसन्निफ़ है वो अपने आप बीती में क्या बता रहे हैं, वो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वो बचपन से किस तरह के उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखे। कभी वो एक जगह जमकर नहीं रहे, एक जगह रहकर वो पढ़ाई नहीं किए। हमेशा उनको अपने वालिद साहब के साथ बाहर जाना होता था और पढ़ाई का तरीक़ा हमेशा बदलना होता था। कहीं पर अगर मदरसा में गए तो अरबी पढ़ने लगे, कुरान शरीफ पढ़ने लगे, हिफ्ज़ करने लगे। कहीं और चले गए तो वहाँ पर सरकारी स्कूल में फिर से स्कूल में एडमिशन ले लिए तो स्कूल का कोर्स पढ़ने लगे। इस तरह से एक जगह रहकर इनकी तालीम हासिल नहीं हो सकी। हमेशा अपने वालिद साहब के साथ इनको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था, क्योंकि इनके वालिद साहब अमामत का पेशा करते थे और इसलिए, और ख़ुद इनके वालिद साहब चाहते थे कि ये मेरे जैसा कुरान हिफ्ज़ करके अमामत का पेशा करे और इस तरह से इनका पढ़ाई का कभी एक जैसा एक जगह रहकर नहीं ये पढ़ाई कर सके। उम्मीद है कि आप लोगों को अख्तरुल ईमान का आप बीती जो है इस आबाद ख़राबे से समझ में आ ही गया होगा, वो किस तरह से अपने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव मुश्किलात को बयान किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।